सिविल सेवा की आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस की करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। मित्रों, आप देख रहे हैं देवप्रयागम का करंट अफेयर्स का बैच और ये है कमांड बैच है। इस कमांड बैच में आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स देख रहे हैं। इस करंट अफेयर्स में हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण के सितंबर अंक की जुलाई की करंट अफेयर्स। मतलब सितंबर का ये करंट अंक है और जुलाई का इसमें करंट अफेयर्स है। हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य की चर्चा कर ली है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो 4-5 महीने होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अभी देखिए G20 की बैठक का क्रम चल रहा है, भारत में चल रहा है। अभी आपने देखा कि ब्रिक्स की बैठक चल रही है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके संघाई सहयोग संगठन की बैठक आपने देखा ही, संघाई सहयोग संगठन की बैठक, तो ये जितने भी बैठकें हैं इनका सबका दौर लगभग यही होता है। सितंबर में आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, आपका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद सहित विभिन्न मुद्दों पर वहां पर चर्चा होती है। तो ये जो दौर है ना इधर का 4-5 महीने का बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की दृष्टि से आपको इसमें बहुत ही अपना पैनी नजर बनाए रखना होता है। पैनी नजर के साथ ही आपको इस पर काम करना होता है। आते हैं, शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें जो है संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन हम लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा देखेंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स देखेंगे, 163 देशों में भारत का 126वां स्थान है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की दृष्टि से रहने के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे खराब शहर को देखेंगे। हैंडली पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, इसको देखेंगे। भारतीय पासपोर्ट का सामान्य स्वरूप है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का वर्ष 2023 में दूसरा आदान प्रदान किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, ये उसको देखेंगे। भारत द्वारा म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ सामान्य संबंध बनाए रखने के संकेत दिए गए हैं। और मेकांग गंगा सहयोग की 21वीं मंत्रिस्तरीय बैठक बैंकॉक में हुई है, इनको देखेंगे। ये घटनाक्रम आपके होंगे जो ये जुलाई महीने की घटनाक्रम है और ये सितंबर महीने के प्रतियोगिता दर्पण में है। मित्रों, आप जुड़े हुए हैं डीपीआईएस के साथ। डीपीआईएस का आप ये स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, ये है आपका कमांड बैच और इस कमांड बैच के साथ आप जुड़े हुए हैं। आते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। आप देखते हैं संघाई सहयोग संगठन जो एससीओ है, ये इतना महत्वपूर्ण है तो ये आपके जो है एशियाई देशों का इसमें प्रतिनिधित्व है। लेकिन यहाँ पर जो ये संगठन दो समान शक्तियों के मध्य एक तरीके से क्या है, समान शक्तियों के मध्य एक तरीके से बैलेंसिंग पावर के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ एक ही संगठन में एक तरफ चीन और दूसरी तरफ भारत, इन दोनों की इसमें क्या है, एक बल प्रदर्शन कह लो या फिर शक्ति संतुलन की स्थितियां इसमें इसके माध्यम से देखी जाती हैं। फिलहाल संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर बैठक भारत में संपन्न हुआ, वर्चुअली संपन्न हुआ। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गया कि एससीओ की कौन सी बैठक भारत में हुई है। एससीओ की 23वीं शिखर बैठक भारत की मेजबानी में जुलाई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुई। भारत ने एससीओ की अध्यक्षता सितंबर 2022 में समूह के समरकंद शिखर सम्मेलन के दौरान संभाली थी। अब आप देखिए यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, G20 और एससीओ, यानी भारत 2023 में दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की अध्यक्षता कर रहा है। भारत 2023 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, साथ ही साथ एससीओ की भी ये अध्यक्षता कर रहा है। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों का यह शिखर सम्मेलन राष्ट्राध्यक्षों की व्यक्तिगत उपस्थिति में नई दिल्ली में कराने का मूल कार्यक्रम था, किंतु बाद में डिजिटल माध्यम से इसे संपन्न कराने का निर्णय लिया गया। इससे पूर्व इस समूह का पिछला 22वां शिखर सम्मेलन समरकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की व्यक्तिगत उपस्थिति में सितंबर 2022 में संपन्न हुआ था, जबकि कोविड-19 के चलते 2020-21 का ये शिखर सम्मेलन क्रमशः रूस और ताजिकिस्तान में संपन्न हुआ था।
भारत की संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता व शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो थी टुवार्ड्स सिक्योर एससीओ, सुरक्षित एससीओ की ओर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। यहाँ सिक्योर 2018 के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सिक्योर का मतलब है सिक्योरिटी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, ठीक है, और रेसबरहुड, ये है कि नहीं, बल्कि एक्सटेंडेड फैमिली की तरह देखते हैं उन्हें। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने देखा कि किस तरीके से, अगर आप देखें एक क्वेश्चन तो यहां से जनरेट हो गया। ठीक है, कि ये आपका 23वां शिखर सम्मेलन भारत में होता है, इसकी थीम क्या रही है? सुरक्षित एससीओ की ओर, टुवर्ड्स सिक्योर एससीओ। अब सिक्योर अपने आप में जो शब्द है SECURE, सिक्योर शब्द का अपना अर्थ है। सिक्योर शब्द में एस शब्द का मतलब होता है सिक्योरिटी, ई का मतलब होता है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी का मतलब है कनेक्टिविटी, और यू का मतलब है यूनिटी। ठीक है, आर का मतलब है रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, एंड टी का मतलब है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण शब्द। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में संपन्न इस शिखर सम्मेलन में समूह के सभी 9 सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन में भागीदारी दर्ज की। जो सबसे बड़ी बात वो है ये क्या कि ईरान को नए 9वें सदस्य के रूप में इस शिखर सम्मेलन में ही समूह में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। अब देखिए 2-3 पॉइंट यहाँ पर बढ़िया आपको फिर से मिल रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से। ईरान को 9वें सदस्य देश के रूप में, ईरान को 9वें सदस्य के रूप में इस शिखर सम्मेलन में ही समूह में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित नेताओं में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव। ठीक है, ये सभी इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त नए 9वें सदस्य के रूप में शामिल किए गए ईरान के सर्वोच्च नेता राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी इसमें शामिल रहे। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ईरान को अगर हम देखें तो ईरान 2023 में 2 नए सदस्यों में शामिल हुआ है। एक तो ब्रिक्स में, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स का जब विस्तार किया गया तो ब्रिक्स में भी इसको शामिल कर दिया गया है। साथ ही साथ अब ईरान जो है आपके एससीओ में भी शामिल होगा। तो 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता ईरान ने 2023 में ग्रहण की है। राष्ट्रपति ताजकी ये हो गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अतिरिक्त 9वें सदस्य के रूप में शामिल किए गए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी तथा पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त राष्ट्रों में बेलारूस एवं मंगोलिया के राष्ट्रपति तथा संगठन के वार्ता भागीदार देशों के शासन प्रमुख इसमें उपस्थित रहे। सम्मेलन में सभी आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विगत 2 दशकों में एससीओ पूरे एशियाई क्षेत्रों में शांति, समृद्धि और विकास का एक प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है तथा इस क्षेत्र को एक्सटेंड नेबरहुड ही नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली की तरह देखा जाता है। उन्होंने बताया कि एससीओ के अध्यक्ष के रूप में भारत ने हमारे बहुआयामी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं तथा इन सभी प्रयासों को हमने 2 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया है। अब 2 सिद्धांत कौन है इसके? पहला सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम है, पहला सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, और दूसरा है सिक्योर यानी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो हमारी अध्यक्षता की थीम वो हमारे एससीओ की विजन का एक प्रतिबिंब भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ। ठीक है, अब आइए देखिए एससीओ देश के बारे में देखें। अब एससीओ ये देखिए पूरा जो आपका एशिया है, एशिया में आप देखें चीन, भारत, किर्गिस्तान,
रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, भारत। ठीक है, ये है। पर्यवेक्षक देश कौन कौन है यहाँ पर? मंगोलिया है, बेलारूस है, अफगानिस्तान है, अगर आप इनकी बात करें। पर्यवेक्षक देश में 3 है, 3 देश है, मंगोलिया है, बेलारूस है और अफगानिस्तान है। ठीक है। संवाद भागीदार के रूप में कौन कौन है? अर्मेनिया है, अजरबैजान है, कंबोडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, तुर्की है, सऊदी अरब है, मिस्र है, कतर है, मालदीव है, बहरीन है, कुवैत है, यूएई और म्यांमार, ये सब हैं डायलॉग पार्टनर है। ये डायलॉग पार्टनर है, ये जो आपके पर्यवेक्षक देश हैं। शिखर सम्मेलन जो हुआ, ये आपका 23वां शिखर सम्मेलन था। 23वां शिखर सम्मेलन था, वर्चुअल हुआ 4 जुलाई 2023 को। अब देखिए जीडीपी की दृष्टि से, देखिए जीडीपी वर्तमान मूल्यों के आधार पर देखें तो चीन की जीडीपी कितनी है? 19 ट्रिलियन इकोनॉमी है। भारत की जीडीपी लगभग 4 मिलियन इकोनॉमी है, 3.75। रूस की है 2 ट्रिलियन इकोनॉमी है। पाकिस्तान की और ईरान की तो भी बिल्कुल कम ही है। कजाकिस्तान की भी, उज्बेकिस्तान की भी सबसे अधिक तजाकिस्तान की है और किर्गिस्तान की सबसे कम है। ठीक है, ये है जीडीपी में 3 जो बड़े देश हैं, ये आपके हैं भारत है, चीन है, भारत है और रूस है। ये 3 बड़े देश हैं, बाकी सब इस दृष्टि से छोटे देश हैं। अब हम आयात निर्यात की दृष्टि से देखें तो आयात 2022-23 के आंकड़े के आधार पर अगर हम देखें तो चीन का आयात, भारत का जो व्यापार रहा है, भारत का व्यापार किसके साथ सबसे अधिक रहा है? चीन के साथ रहा है, आयात में रहा है। आयात कितना है? 98,506 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और रूस के साथ है 46,213। ठीक है। निर्यात नाम मात्र का है, 15,306 है, उसमें 3,147 है। ईरान के साथ अगर आयात देखा जाए तो बहुत कम है, 672 है। पाकिस्तान के साथ आयात बहुत कम है, निर्यात ज्यादा है। कजाकिस्तान के साथ हमारा निर्यात ज्यादा है, उज्बेकिस्तान के साथ भी हमारा निर्यात ज्यादा है, किर्गिस्तान के साथ भी निर्यात है, तजाकिस्तान के भी निर्यात है, आयात नाम मात्र का है। ठीक है, तो इस तरीके से आंकड़ों में अगर हम देखें तो भारत की स्थिति है ये। संघाई सहयोग संगठन आखिर है क्या? मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से संघाई 5 की स्थापना रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एवं ताजिकिस्तान द्वारा अप्रैल 1996 में की गई थी। ये 5 देश संघाई 5 के नाम से इसके संस्थापक देश हैं। बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान को इस समूह में शामिल करके इसका नाम भी सहयोग संगठन किया गया और इस प्रकार संघाई सहयोग संगठन एससीओ की औपचारिक स्थापना 15 जून 2001 को हुई। भारत व पाकिस्तान को 9 जून 2017 से इस संगठन का सदस्य बनाया गया था, जिससे एससीओ के सदस्यों की संख्या 8 हो गई। इस वर्ष 2023 में ईरान को इसमें शामिल कर दिया गया और इसकी संख्या 9 हो गई है। ठीक है, तो 2017 से भारत और पाकिस्तान एक साथ इसमें शामिल किए गए थे। मंगोलिया को 2004 से, अफगानिस्तान को 2012 से, बेलारूस को 2015 से पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये है एससीओ है शाखा। ठीक है, अब संघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये रहा। सबसे पहले संघाई चीन में हुआ, फिर आपका सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुआ, फिर आपका 2003 में मॉस्को में हुआ, 2004 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में होता है, 2005 में अस्ताना कजाकिस्तान में होता है, फिर 2006 में संघाई में होता है। ठीक है, और 2030 में हम देखें, 2023 में भारत की मेजबानी में वर्चुअल मोड में संपन्न हुआ। 2023 में 2024 में अस्ताना कजाकिस्तान में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो ये रहा है ब्रिक्स के बारे में पूरा डिटेल। उल्लेखनीय है कि भारत 2017 में एससीओ का सदस्य बना था
तथा ये पहला ही अवसर था जब इसकी अध्यक्षता और इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर भारत को प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व एससीओ के शासन प्रमुखों की परिषद के सम्मेलन की मेजबानी भी भारत द्वारा 30 नवंबर 2020 को वर्चुअल तरीके से की गई थी। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का आगामी शिखर सम्मेलन अगले वर्ष 2024 में कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो ये रहा है आपका इसके अलावा हम देखें समूह के नए सदस्य ईरान का स्वागत भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को बधाई देते हुए किया गया और कहा गया कि ईरान की एससीओ की सदस्यता के पश्चात चाबहार बंदरगाह का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। ईरान के बाद अब बेलारूस की भी इस समूह की सदस्यता के लिए सदस्यता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इसकी सदस्यता की प्रक्रिया भी 2024 में पूर्ण हो जाएगी। सम्मेलन में अपने संबोधन में आतंकवाद पर कड़े प्रहार करते हुए मोदी ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों की आलोचना करने में इस समूह को हिचकिचाना नहीं चाहिए। आतंक के वित्त पोषण के विरुद्ध आपसी सहयोग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। वैश्विक संगठनों में सुधार के लिए भी एससीओ एक महत्वपूर्ण आवाज बन सकता है, ऐसा आह्वान भी श्री मोदी ने अपने संबोधन में किया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि एससीओ के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए रूस ने इन देशों के साथ व्यापार में अपने स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जिसका भारत विरोध करता का मुद्दा भी चीनी राष्ट्रपति ने उठाया। शिखर सम्मेलन के पश्चात जारी साझा घोषणा पत्र में भारत के अतिरिक्त सभी देशों ने बीआरआई प्रोजेक्ट का समर्थन किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत या किसी अन्य देश का नाम लिए बिना धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा व कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। सम्मेलन के पश्चात जारी नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवादी व अलगाववादी समूहों की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी इसमें की गई। ये बड़ी बात थी इसमें, और सदस्य राष्ट्रों ने घोषणा पत्र में अपनी प्रतिबद्धता इसके प्रति दिखाई भी। दो अन्य विषयों संयुक्त वक्तव्यों के को भी सम्मेलन में शामिल किया गया। इनमें से एक अलगाववाद, उग्रवाद व आतंकवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सहयोग करने तथा दूसरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग की लिए बात है। तो ये दोनों बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद, ये तीनों से भारत प्रभावित है और तीनों की इसमें बातें कही गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये कहा गया कि डिजिटल परिवर्तन इस एससीओ के क्षेत्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए, ये भी भारत के पक्ष में है। इस तरीके से ये रहा आपका एससीओ शिखर सम्मेलन। ठीक है, और एससीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री और भारत द्वारा किस प्रकार से इस शिखर सम्मेलन को एक कामयाब संगठन और अपने स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के राष्ट्रीय हितों, रक्षा हितों, व्यापारिक हितों के अनुकूल बनाए जाने पर भी इसमें चर्चा की गई। इसमें जो सबसे बड़ी बात थी, प्रधानमंत्री जी द्वारा ईरान को एससीओ की सदस्यता देते हुए चाबहार बंदरगाह पर भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। ये बड़ी बात है भारत के लिए, क्योंकि भारत चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अपनी स्ट्रेटेजिक उपस्थिति को ईरान में बनाए रख करके और वो जहां एक और कंट्रोल कर सकता है चाइना को, जो कि पाकिस्तान में अपना डेरा डाले हुए है, तो इस तरीके से एक काउंटर अटैक किया जा सकता है। आते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा। दोनों ही यात्राएं बड़ी सफल और बड़ी सुखद रही हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री की अब तक कोई ऐसी यात्रा रही ही नहीं है जो सुखद और सफल ना हुई हो। ठीक है, और आते हैं देखते हैं क्या था इस यात्रा में प्रधानमंत्री जी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की राजकीय यात्राएं की। अब देखिए, जो राजकीय यात्रा होती है, राजकीय यात्रा का मतलब ये होता है कि किसी भी देश के बुलाए जाने पर जब आप जाते हैं तो उसको राजकीय यात्रा कहा जाता है। और जब आप राजकीय यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर सारे खर्चे की जिम्मेदारी उस देश द्वारा उठाई जाती है। सारा खर्चा, सारे आने जाने के, आवभगत करने के जो भी खर्चे होते हैं वो सब उस देश द्वारा उसमें वहन किया जाता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री की यह राजकीय यात्रा थी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की, यानी इन दोनों देशों के आमंत्रण पर ये गए हुए थे।
फ्रांस की सबसे इस चरण में पहले चरण की यात्रा उन्होंने कहा कि 13 से 14 जुलाई की उनकी 2 दिन की यह यात्रा इस मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्हें 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय बैस्टिल दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय बैस्टिल दिवस के कार्यक्रमों में सम्मानित अतिथि के रूप में भागीदार के लिए राष्ट्रपति मैक्रा द्वारा आमंत्रित किया गया था। ये सम्मान पाने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को फ्रांस के बैस्टिल डे के आयोजन में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस मामले में भारत को एक लकी देश के रूप में कहा जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक लकी प्रधानमंत्री के रूप में कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की फ्रांस की यात्रा इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रही है कि ऐसे समय में संपन्न हो रही जब भारत और फ्रांस आपसी रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रश्न देखिए यहां से बन गया, 2023 में भारत और फ्रांस अपने विदेशी संबंधों को किस रूप में मना रहे हैं? अपने विदेशी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनर की 25वीं वर्षगांठ के रूप में मना रहे थे। ये यहां से बन गया। श्री मोदी ने फ्रांस की यात्रा इससे पहले 4 मई 2022 को की थी, जब जर्मनी व डेनमार्क की यात्राओं के पश्चात वो स्वदेश लौट रहे थे और कुछ देर के लिए पेरिस में रुक गए थे। इसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में वर्किंग विजिट के रूप में जाना जाता है। तो वर्किंग विजिट के दौरान मेजबान राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात एक साझा घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। बाद में इस वर्ष मई 2003 में हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन से इतर भी दोनों नेताओं की वार्ता हुई थी। ठीक है, तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरीके से अच्छे मित्र हैं, अमेरिका के फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रा। ठीक है, आते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब जब प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री उस राज्य की यात्रा पर वहां पहुंचते हैं तो इनका भव्य स्वागत होता है और इसी स्वागत के कार्यक्रम में इन्हें नेशनल असेंबली के अध्यक्ष एल ब्राउन पिवेट के साथ भी पारस्परिक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर श्री मोदी की अलग अलग वार्ताएं हुई। G20 में भारत की प्राथमिकताएं व दोनों देशों के उच्च सदनों के बीच सहयोग के साथ साथ पारस्परिक हितों ने भी क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को इसमें शामिल किया। इसके अतिरिक्त फ्रांस के कुछ अन्य प्रमुखजनों ने भी श्री मोदी से भेंट की है। फ्रांस के लग्जरी फैशन हाउस चैनल की CEO लीना नायर, फ्रांस के एरोस्पेस इंजीनियर व एस्ट्रोनॉट थॉमस पिस्किवेट, प्रसिद्ध योग शिक्षिका चार्लोट चैंपिन इनमें शामिल थी। 13 जुलाई को ही एलसी पैलेस में एक निजी रात्रि भोज कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 13 जुलाई को ही एलसी पैलेस में एक निजी रात्रि भोज कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक व सैन्य सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से राष्ट्रपति मैक्रा ने सम्मानित भी किया। विश्व के गिने चुने अग्रणी नेताओं को ही फ्रांस का यह सम्मान प्राप्त किया गया है। मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। सम्मान को स्वीकार करते हुए श्री मोदी ने इसे भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बताया है। इस सम्मान से पूर्व श्री मोदी को 13 अन्य देशों के राजकीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस, जिसे बैस्टिल डे कहा जाता है, की परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में श्री मोदी शामिल हुए। भारतीय सेना के तीनों अंगों की 241 सदस्यीय टुकड़ी ने भी परेड में भाग लिया। भारतीय वायुसेना के राफेल विमान भी परेड के दौरान फ्लाई पास्ट का हिस्सा बने। फ्रांस में बैस्टिल डे पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल जेल पर हुए हमले की वर्षगांठ पर यह राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई को ही एलसी पैलेस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा के साथ पारस्परिक सहयोग के अनेक मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी की विस्तृत वार्ताएं हुई। रक्षा क्षेत्र, आसैन्य क्षेत्रों के लिए नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन व लोगों के आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर दोनों नेताओं की चर्चा हुई। भारत व फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के भावी स्वरूप से संबंधित दस्तावेज हॉरिजन 2047 सहित विभिन्न दस्तावेज वार्ता में स्वीकार किए गए। रक्षा क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी फ्रांस पहले से बना हुआ है और जब मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों व हथियारों का उत्पादन भारत में मिल करके कर रहा है। यहां से एक प्रश्न गया, हॉरिजन 2047 क्या है? मतलब वैसे तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि यहां से प्रश्न पूछ लिया जाए।
भारत व फ्रांस की रणनीति भागीदारी के भावी स्वरूप से संबंधित दस्तावेज है हॉरिजन 2047। क्या है हॉरिजन 2047? क्या है? भारत और फ्रांस की रणनीति भागीदारी का एक दस्तावेज है। ठीक है। फ्रांस में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अध्ययन के पश्चात 5 वर्ष के लिए वर्किंग वीजा प्रदान करने की भी सहमति हुई है। भारत में बन रहे राष्ट्रीय संग्रहालय के विकास में भी फ्रांस सहयोग करेगा। भारत ने फ्रांस के मार्से शहर में नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा भी इस वार्ता में की गई। एक क्वेश्चन यहां से बन गया, भारत फ्रांस के किस शहर में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोल रहा है? तो किस शहर में है? यह मार्से शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोला जा रहा है। एक प्रश्न यहां से भी बन गया। परंपरा से हटकर द्विपक्षीय वार्ता से पूर्व भी दोनों राजनेताओं ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत और फ्रांस अब रक्षा क्षेत्र की नई प्रौद्योगिकी के सह उत्पादन और सह विकास पर बात कर रहे हैं। चाहे पनडुब्बियों की बात हो, चाहे नौसेना के लिए नए विमानों की बात हो, इनका उत्पादन हम मित्र राष्ट्रों के लिए भी करेंगे। ये पहला ही अवसर है जब भारत और फ्रांस की तरफ से अन्य देशों के लिए हथियार बनाने की बात सामने आई है। अभी तक रक्षा क्षेत्र में भारत का इस तरह का सहयोग केवल रूस के साथ ही रहा है। पेरिस में 2 दिन आराम तलब जिंदगी बिताने के बाद प्रधानमंत्री अब दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत करते हैं और ये संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां उनकी अगवानी वहां के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहियान करते हैं। बाद में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने राष्ट्रपति भवन में किया। श्री मोदी के प्रति मैत्री भाव प्रदर्शित करते हुए मेजबान राष्ट्रपति ने उनकी कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड भी पहनाया। उनके यूएई आगमन के उपलक्ष्य में दुबई की प्रसिद्ध इमारत उसमें बड़ी चर्चा में थी। बुर्ज खलीफा को भारतीय राष्ट्रध्वज के रंगों से रोशन कर दिया गया था। विगत वर्षों में प्रधानमंत्री रहते हुए श्री मोदी की यह 5वीं यूएई यात्रा थी। इससे पूर्व यूएई के दिवंगत राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के मई में निधन पर भी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने जून 2022 में यूएई की यात्रा की थी। ये बड़ी उपलब्धि है भारत की और प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सम्मान है देश के लिए, देश के 140 करोड़ भारतीयों के लिए। ताजा यात्रा पर मेजबान राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई और बहुआयामी संबंधों पर प्रगाढ़ चर्चा भी हुई। व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच 18 फरवरी 2023 को हस्ताक्षरित समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता, ठीक है, CEPA कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2023-2022 को भी 1 मई 2022 से लागू कर दिया गया है कि चलते द्विपक्षीय व्यापार में 20% की वृद्धि हुई है तथा ये 85 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिससे 2022-23 के दौरान यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है और चौथा बड़ा निवेशक देश रहा है। द्विपक्षीय व्यापार को शीघ्र ही 100 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए भी सहमति दोनों देशों के बीच बनी है। अपनी मुद्राओं में ही व्यापार करने के लिए भी सहमति बन गई है। इससे भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान मैसेजिंग सिस्टम को भी आपस में जोड़ने पर समझौता हुआ है और इस पर आरबीआई के साथ एमओयू हुआ है। दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित तीसरे समझौता ज्ञापन के तहत यूएई की राजधानी अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा। इसमें परास्नातक पाठ्यक्रम जनवरी 2024 से शुरू होंगे, जबकि स्नातक पाठ्यक्रम सितंबर 2024 से शुरू होंगे। आईआईटी दिल्ली विदेश में कैंपस स्थापित करने की घोषणा करने वाला आईआईटी मद्रास के बाद देश का दूसरा आईआईटी हो गया है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आईआईटी मद्रास ने जंजीबार तंजानिया में अपने कैंपस की स्थापना के लिए 5 जुलाई 2023 को ही एक एमओयू कर लिया है। गुजरात में फाइनेंशियल फ्री जोन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में भी अपनी उपस्थिति स्थापित करने के लिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की योजना का भी दोनों देशों द्वारा स्वागत किया गया है। और यूएई में इस वर्ष के अंत में होने वाले जलवायु परिवर्तन COP28 में भी शामिल होने की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात जारी संयुक्त वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में
वैसे अनुकूलन करने के लिए विकासशील देशों को $100 अरब की सहायता प्रदान करने की विकसित देशों की प्रतिबद्धता को शीघ्र पूरा किया जाए। भारतीय प्रधानमंत्री के सम्मान में शाही दोपहर भोज की मेजबान राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में की, जिसमें पूर्णतः शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की गई थी। बाद में उसी शाम 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मेजबानी करके खा पी करके वहां से आराम से भारत चले आते हैं और इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की दोनों देशों की यात्रा ये पूरी हो जाती है। तो मित्रों, ये रहा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित करंट अफेयर्स था और ये जुलाई महीने का करंट अफेयर्स है। इन सभी पर आपको एक स्ट्रेटजिक बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिक आपको नोट्स मिल रहा है और आपको क्वेश्चनों का पूरा सेट मिल रहा है। तो शीघ्र ही मिलेगा, ऐसा समय दिया जाएगा जब आप इस क्लास को कंटिन्यू करते रहें और कंटिन्यू करने के साथ आप उस नोट्स को प्राप्त करें। तो मित्रों, आज की क्लास यही पूरी होती है। अगली क्लास के साथ हम लोग देखेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में चर्चा करेंगे और अब आगे हम लोग इंडेक्स आएगा, इसमें इंडेक्सों पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। आप जुड़े रहिए DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ। DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ना कि हो तो अभी भी कोई समय नहीं गया, जरूर कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब करते हुए आप देवप्रयागम IAS ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए।